तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, अदर अदर एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को, देखते हैं हम लोग। ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका एक्सप्लेनेशन है। इसमें कहा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 धाराएं थी तथा 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? इसमें कहा जा रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। तो केंद्र में 1935 के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था किया गया था। फिर एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी, जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नरी प्रांतों तथा देशी रियासतों से मिलकर के बनना था, लेकिन लागू नहीं हो सकी क्योंकि इसमें देशी रियासतों का संघ इसमें शामिल होना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं था। तो जो ये देशी रियासत थे इसमें वैकल्पिक थे, यानी कि इसमें शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके, यानी कि 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई, जो कि 1937 में ये लागू कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है कि प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 से 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। केंद्र विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। फिर उसके बाद प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ा करके इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया। तो हरिजनों तक इसको विस्तृत किया गया सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर 1935 के द्वारा। और 1935 के द्वारा ही भारत, यानी कि वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा। एक संघीय न्यायालय, यानी कि 1937 में एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई और इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी व्यवस्था 1935 के द्वारा ही किया गया था। शक्तियों का विभाजन किया गया। इसमें 3 सूचियां में विभाजित किया गया, जो कि आप वर्तमान में देख सकते हैं कि संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। ये वर्तमान में भी चल रहा है। ये 1935 के अधिनियम में ये भी 3 सूचियों में विभाजित किया गया था। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास रखी जाती थी। जो अवशिष्ट शक्तियां होती थी वह गवर्नर जनरल के पास रखी जाती थी। वर्तमान में किसके पास है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होता है। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई है? तो 1935 में ये किसको दिया गया था अवशिष्ट शक्तियां? ये गवर्नर जनरल को दिया गया था। गवर्नर जनरल को ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के द्वारा किया गया था। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम को फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो वर्मा भारत से अलग ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, 1935 के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1935 के अधिनियम में उल्लिखित था। तो 1935 के अधिनियम में उल्लिखित क्या था? प्रांतीय स्वायत्तता था, सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, ये भी सही है। संघीय व्यवस्था था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ए बी सी इसमें क्या है? सत्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ये जो आधारित है, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू जो कि भारत के सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड ये भारत के वायसराय थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम सत्र कब हुआ था?
ये 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चेंबर्स के पुस्तकालय भवन में हुआ था। सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी सदस्य चुना गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था? तो गवर्नर जनरल का जो ये पद है, ये पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो वारेन हेस्टिंग है। 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 एक्ट के तहत बनाए गए थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें जो बंगाल का गवर्नर था, वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये जो गवर्नर जनरल बना था, ये वारेन हेस्टिंग बना था। फिर उसके बाद 1833 के अधिनियम के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, वह भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये पहले कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये किस एक्ट के तहत बनाए गए थे? तो 1833 के एक्ट के तहत बनाए गए थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वह भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, 1833 के। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, 1773 के द्वारा अगर अधिनियम पूछा जाए तो 1773 के द्वारा। और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये 1774 में किया गया था। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि भारत में सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के द्वारा कलकत्ता यानी कि बंगाल में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि मार्लियामेंटो सुधार 1909 का प्रमुख प्रावधान कौन सा इसमें नहीं है? इसमें विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, जो कि सही है। केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, ये भी सही है। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचक पद्धति, ये भी सही है। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं था, ये जो कि इसमें क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मार्लियामेंटो सुधार 1909 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान प्राप्त था, जिसकी संख्या 16 से बढ़ा करके 60 कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधित सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? ये किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर होगा 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम के द्वारा, 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड नामक एक नए निकाय का गठन किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दी गई थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी दीवानी, सैनिक और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस अधिनियम ने प्रशासनिक सुविधा के लिए कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। तो राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को किस अधिनियम के द्वारा पृथक किया गया है? ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो ये 1813 के द्वारा, 1813 के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा 1 लाख रुपए शिक्षा के व्यय के लिए दिया गया था। चार्टर 1813 के द्वारा गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया था कि वह 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान एवं स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा विज्ञान की उन्नति के लिए खर्च करेगा, 1 लाख रुपए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है
कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई थी? विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई थी किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 14 का इसमें राइट आंसर होगा 1833 के। 1833 के ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा 1833 के। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक नए कानून सदस्य की वृद्धि की गई तथा इस कानून के सदस्य लॉर्ड मैकाले थे। कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया था? ये किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया था? अभी हम लोगों ने देखा था किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया था। ये किया गया था 1784 के। 1784 के, जो कि ऑप्शन में कोई भी दिया नहीं गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा 1784 के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1773 के रिलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स द पंगर ने 1784 में ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश अधिकृत शब्द का प्रयोग किया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम में सबसे पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया था? ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में किया गया था। साथ ही कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था 1784 के अंतर्गत। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस अधिनियम ने पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? ये कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया था? ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय कैनिंग के द्वारा कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1861 के अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। तो 1861 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? इसमें गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1861 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1861 के अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया था। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। आइए जानते हैं कौन कौन से प्रावधान थे इस अधिनियम के। तो इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों यानी कि बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। फिर उसके बाद दूसरे में कहा जा रहा है कि इस अधिनियम ने मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः देकर के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किया गया था, किंतु सभी प्रांतों में यह अधिकार नहीं दिया गया था। तीसरा है कि बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत, सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया था। तो बंगाल में 1862 और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में और पंजाब में 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया था। फिर उसके बाद आता है चौथा है कि इसके तहत भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में की गई थी और 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि गवर्नर जनरल परिषद में वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधायी मिशनरी निर्मित की गई थी। ये किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 का इसमें राइट आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र ये महारानी की घोषणा 1858 को कहा जाता है। 1858 को ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। आइए जानते हैं कौन कौन से प्रावधान थे। इसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल का जो पदनाम है उसको अब बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनाए गए थे।
एक नए पद यानी कि भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। इससे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण शक्ति निहित थी। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। वह एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत का सचिव को बनाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20 का इसमें राइट आंसर होगा, ये किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1861 में। भारत परिषद अधिनियम 1861 में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत परिषद अधिनियम 1861 से ही संवैधानिक विकास के दौरान संसदीय प्रणाली का सूत्रपात माना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारिणी परिषद में विधायी कार्यों के लिए कुछ गैर सरकारी सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित किया गया था। यहीं से भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं का शुभारंभ किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862 में, 1866 में और 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया था। ये सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? ये भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली प्रारंभ किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था। तो भारत के लिए उच्चायुक्त पद का सृजन ये 1919 के अधिनियम के लिए किया गया था। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया और अब तक भारत सचिव के द्वारा जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इसके निम्नलिखित प्रावधान थे। कौन कौन से प्रावधान है आइए देखते हैं। इसमें इसने प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ की। द्वैध शासन की व्यवस्था इसमें प्रारंभ किया गया था। इसमें कहा जा रहा है कि ये 1919 के द्वारा 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किया गया था और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषदों के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि राज्य परिषद और विधानसभा का गठन किया गया था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर चीफ को छोड़ करके 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। फिर उसके बाद आता है कि इसने सांप्रदायिक के आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तारित किया था। इस कानून से संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मतदान अधिकार प्रदान किया गया था। फिर उसके बाद इसी के तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया और वह आयोग 1928 में भारत आया था। इस कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का इसमें राइट आंसर होगा 1919 को केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा 1919 के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव 1919 की क्या प्रमुख अनुशंसा थी। क्वेश्चन नंबर 24 का इसमें राइट आंसर होगा ये प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। तो 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में कौन सी बातें थी? इसमें प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, जो कि सही है। स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और बी इसमें दोनों क्या है, सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 1919 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाना तथा स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना अर्थात उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। प्रशासन में भारतीयों के संपर्क के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़ करके 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि 20 अगस्त 1917 के सुधार की घोषणा को जाना जाता है, ये किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का इसमें राइट आंसर होगा ये मॉन्टेगू घोषणा के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेगू घोषणा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा मॉन्टेगू। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है
कि 20 अगस्त 1917 के सुधार को मॉन्टेगू सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेगू ने 20 अगस्त 1917 को कॉमन कॉमन सभा में अंग्रेजी सरकार के उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि महामहिम सम्राट की सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार भी पूर्णतः सहमत है, यह है कि भारत शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क उत्तरोत्तर बढ़े और स्वशासी प्रशासनिक संस्थाओं का धीरे-धीरे विकास हो, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए उत्तरदायी प्रणाली भारत में स्थापित हो और यह अंग्रेजी साम्राज्य के विभिन्न अंगों के रूप में आगे बढ़े। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 27 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो भारत संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, जो कि ये सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला यही इसमें क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सर्वदलीय सम्मेलन के द्वारा नियुक्त नेहरू समिति, जो कि 1928, जिसे भावी संविधान के स्वरूप को संतुष्टि की गई थी, उसमें मौलिक अधिकार निहित थे। सन 1946 में कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की लिखित गारंटी देना आवश्यक है। कैबिनेट मिशन ने अन्य बातों के साथ साथ मौलिक अधिकारों पर भी रिपोर्ट देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन का सिफारिश किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? क्वेश्चन नंबर 28 का इसमें राइट आंसर होगा कि देश के लिए लिखित संविधान। देश के लिए लिखित संविधान, ये जो कि इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि देश को एक लिखित संविधान देने का विचार सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन में किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रियासतों को एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए। विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। विधानमंडल में कुछ सरकारी सदस्यों का मनोनयन इस अधिनियम की विशेषता थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर उसके बाद आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का एक नया अधिकार पत्र और अनैच्छिक अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी थी। जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया। क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये कब पारित किया गया था? तो जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसमें 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। सम्राट के हस्ताक्षर के पश्चात उसी दिन से यह अधिनियम परिवर्तन में आ गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 में इसमें दिया गया है कि इनमें अनेक संविधानों का अनुभव समाविष्ट है, जो कि सही है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान भी है, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है कि यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, तो ये भी सही है। इसमें संघात्मक संघ यानी राज्य सरकारों का भी संविधान है, तो ये भी सही है। इसमें चारों ऑप्शन सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान के बृहद होने में किसी एक कारण को मानना युक्त संगत नहीं है। विभिन्न देशों के संविधानों से प्राप्त अनुभव, अनेक प्रावधानों की स्पष्टता के लिए विस्तृत प्रशासकीय निरूपण, देश की विशालता और जटिलता समस्याओं के निराकरण के लिए विस्तृत प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। संघ और इकाइयों के लिए अलग अलग संविधान न होकर के एक ही संविधान होना इत्यादि कारण से भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 32 के इसमें राइट आंसर होगा सितंबर 1946 में। सितंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, किंतु बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग
के 5 सदस्यों शामिल करते हुए अंतरिम सरकार के पुनर्गठन किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 33 में। तो इसमें दिया गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लॉर्ड मिंटो, तो इसका तीसरा सही है। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्तता, तो चौथा सही है। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, दूसरा सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 ये द्विशासन पद्धति, तो पहला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का तीसरा है, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बाह्य रूपों से प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, परंतु वास्तव में समस्त कार्यकारी शक्तियां गवर्नर के पास थी। लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्विशासन पद्धति आरंभ किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी के दिन क्यों चुना गया था? 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया था? क्योंकि इसमें दिया गया है कि इसी दिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जो कि गलत है। इसी दिन 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था, ये भी गलत है। फिर उसके बाद आता है कि इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ये सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुआ। संकल्प के आधार पर 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि माउंटबेटन योजना आधार बनी। माउंटबेटन योजना ये आधार बनी थी, ये देश के विभाजन का ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, देश के विभाजन का। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें से दोनों डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए देश के विभाजन को आवश्यक माना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 36 में इसमें दिया गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम ये 1892 है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ये जो कि व्यवस्थापकीय के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था 1892 के द्वारा, तीसरा सही है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में क्या किया गया था? तो इसमें प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में गैर सरकारी बहुमत दिया गया था, तो चौथा सही है। भारत शासन अधिनियम 1919, तो 1919 के द्वारा इसमें द्विसदनात्मक केंद्र व्यवस्थापिका किया गया था, तो पहला सही है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, तो दूसरा सही है। इसका राइट आंसर होगा ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। फिर उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा प्रांतीय व्यवस्थाओं को गैर सरकारी बहुमत दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा द्विसदनात्मक केंद्र व्यवस्थापिका किया गया था। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए में कहा जा रहा है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है, जो कि सही है। कारण आर में कहा जा रहा है कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, तो ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। कथन कारण दोनों सही है, लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ए बी दोनों सही है, आर ए का व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के मूल स्रोत विदेशों के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कनाडा, सोवियत संघ के संविधान प्रमुख हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय भाग लागू नहीं हुआ, क्योंकि निर्धारित संख्या में देशी राज्य संघ इसमें शामिल नहीं हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, इसमें देशी राज्य शामिल नहीं हुए थे। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है
कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह अधिक थी शामिल था अधिक कथित शामिल था कि आधे राज्य संघ में शामिल होने के लिए सहमत तो होते, भारत को एक संघ बनाया जा सकता। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय संभाग लागू नहीं हुआ क्योंकि इसमें निर्धारित संख्या में देशी रियासतों ने संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको भारत के संविधान के देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो भारत क्या है? तो भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, सही है। एक प्रजातांत्रिक लोकतंत्र है, ये भी सही है। एक लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। समाजवाद से बधा हुआ है, ये भी सही है। तो इसमें चारों ऑप्शन क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। सभी चारों इसमें क्या है? सही है। इसकी एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक एवं प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात करता है। लोकतांत्रिक आधारित व्यवस्था में भारत एक लोकतांत्रिक समाज में परिणित हुआ है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था। तो भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता श्री बी.एन. राव थे। कौन थे? श्री बी.एन. राव थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, श्री बी.एन. राव। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता श्री बी.एन. राव थे जब संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, किंतु 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसमें बी.एन. राव को संवैधानिक परामर्शदाता या सलाहकार नियुक्त किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली के अध्यक्ष कौन थे। तो कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबली के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले इसमें संविधान सभा की पहली बैठक, ये सबसे पहले आएगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। फिर उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त, ये दूसरे नंबर पे आएगा, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। फिर उसके बाद हुआ था दोस्तों भारतीय संविधान पारित हुआ था। भारतीय संविधान कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950, ये चौथे नंबर पे आएगा। इसका सही क्रम होगा चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, इसका सही क्रम होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को, भारतीय संविधान सभा पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, भारतीय संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि 1946 में गठित संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। तो अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित किए गए थे, ये जो कि इसमें क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा के अधिकतर सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं के प्रतिनिधियों के द्वारा निर्वाचित किए गए थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इनको विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत की संविधान सभा का अंतिम बैठक का सही तिथि बताइए।
क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। इसके लिए कुल 11 अधिवेशन हुए थे। इस अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा की अंतिम बैठक यानी 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति यानी कि अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया था और संविधान सभा भंग करके उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया था। संविधान पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। यह मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था तथा अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत की थी। मंत्रिमंडलीय मिशन की सिफारिश थी कि संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो, जिसमें सामान्यतः एक प्रतिनिधित्व का निर्वाचन 10 लाख जनसंख्या पर होना था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व की कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसमें था 10 लाख। 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर दोस्तों 10 लाख जनसंख्या पर था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें राइट आंसर होगा, इसमें कुल 14 सदस्य थे। 14 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा 14 सदस्य। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में लॉर्ड माउंटबेटन के अध्यक्ष थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। इसके अलावा 14 अन्य सदस्य लोग इसमें शामिल थे। इसमें वल्लभ भाई पटेल थे, बलदेव सिंह थे, जान मेथाई, सी राजगोपालाचारी, सी एच भाभा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, जगजीवन राम, लियाकत अली खान, आई चुंदीगीर, अब्दुल रब निस्तार, जोगेंद्र नाथ मंडल, गजनफर अली खान इसमें शामिल थे। प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया गया था। ये किया गया था कि कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के लिए, कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के लिए ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के गठन का प्रस्ताव था। इसमें ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिला करके संघ की स्थापना का प्रस्ताव था, जिसमें से भारतीय रियासतों को सम्मिलित न होने की छूट थी। कुछ राष्ट्रीय हितों के विषयों को छोड़ करके अन्य सभी विषयों को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में रखने का प्रस्ताव था इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? तो गैर कांग्रेसी सदस्य कौन थे? क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य के रूप में बंबई से निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर होगा लिबरल पार्टी का। लिबरल पार्टी का ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। लिबरल पार्टी इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा में लिबरल पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं था। हिंदू सभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि बंगाल से थे, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे बंबई से, तथा कम्युनिस्ट पार्टी के सोमनाथ लाहिड़ी जो कि बंगाल से संविधान सभा के सदस्य थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की मुख्य समितियां इनके अध्यक्ष इस प्रकार हैं, आइए देखते हैं, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समझौता समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें उप समितियां थी 2, मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक उप समिति के एससी मुखर्जी अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद इसमें संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो किसको नियुक्त किया गया था? ये बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। किसको? बी.एन. राव को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, बी.एन. राव को। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 11 दिसंबर 1946 की बैठक में समितियों, उप समितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर बेनेगल एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव ने अक्टूबर 1947 में संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया था। इसमें 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियां थी। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के सभापति नियुक्त हुए थे। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। इसमें कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये अध्यक्ष थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव ये जो कि बी.एल. मित्र के स्थान पे आए थे, एन माधवराव, और टी.टी. कृष्णाचारी ये जो कि डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात टी.टी. कृष्णाचारी आए थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप था ये तैयार किया गया था बी.एन. राव के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, बी.एन. राव। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? क्वेश्चन नंबर 18 का इसमें राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ये जो कि पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि संविधान की प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें सदस्यों की संख्या 7 थी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा 7। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप के समिति के सदस्य थे? प्रारूप समिति के सदस्य इसमें से कौन थे? क्वेश्चन नंबर 20 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें एन गोपाला स्वामी थे, जवाहरलाल नेहरू जो कि इसमें शामिल नहीं थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर शामिल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें नहीं थे। तो पहला और तीसरा इसका सही है। पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला और तीसरा इसमें क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? क्वेश्चन नंबर 21 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये किए थे 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि संविधान निर्मात्री परिषद का झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति के द्वारा 22 जुलाई 1947 को बंगाली वैकेया के द्वारा डिजाइन किए गए भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 23 किसमें राइट आंसर होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा।
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा सलाहकार समिति का गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की अध्यक्षता में किया गया था। इसकी एक उप समिति मौलिक अधिकारों पर थी। इस मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो कब अंगीकृत किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अदर अदर एग्जामों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संपूर्ण संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था बनने में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान सभा को इसके मार्गदर्शी सिद्धांत तथा दर्शन दिए जिसके आधार पर इसे संविधान निर्माण का कार्य करना था। अंततः 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्नलिखित में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के एक मध्य अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो ये किसका कथन है? यह कथन है केसी वियर का। केसी वियर का है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा केसी वियर का। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान अति कठोर तथा अति लचीलापन का अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये केसी वियर का कथन है, स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें दिया गया के एम मुंशी जो कि संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था, ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संतुष्टि की गई थी, ये भी सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है, ये जो कि क्या है, गलत है। तो मूल अधिकारों का संरक्षण कौन होता है? उच्चतम न्यायालय होता है। उच्चतम न्यायालय होता है। ऑप्शन नंबर का डी वाला यही इसमें क्या है, सही नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों का संरक्षण घोषित किया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है ऑस्टिन के द्वारा। ऑस्टिन के द्वारा ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा ऑस्टिन के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि प्रसिद्ध ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा को कांग्रेस के प्रभाव को पूर्णतः भारत में कांग्रेस की लोकप्रियता को स्वीकार करते हुए कहा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है या इनकी रचना है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि इनमें से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो प्रथम कानून मंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 30 का इसमें राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अंतरिम सरकार में योगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है कथन ए और कारण आर दिया गया है, आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है। कथन ए में कहा जा रहा है कि भारत एक लिखित संविधान है। भारत क्या है? यह एक लिखित संविधान है, जो कि सही है। भारत में एक संविधान सभा थी, इसीलिए भारत को
संविधान को लिखा गया था, ये भी सही है। इसमें दोनों कथन और कारक दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। इसका निर्माण एक संविधान सभा के एक निश्चित तिथि को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? इसमें कुल 15 महिला सदस्य थी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा 15। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, जिसमें पहला विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरा राजकुमारी अमृता कौर और तीसरा सरोजनी नायडू। चौथा है सुचेता कृपलानी, पांचवा पूर्णिमा बनर्जी, छठवां लीला राय, सातवां जी दुर्गाबाई, आठवां हंसा मेहता और नौवां कमला चौधरी, 10वां रेणुका राय, 11वां मालती चौधरी, 12वां दक्षयानी वेलादुयन, 13वां बेगम एजाज रसूल। ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बेगम एजाज रसूल। ये जो कि 15 महिला सदस्यों में से एकमात्र महिला ये मुस्लिम थी। एनी मस्करीनी ये जो कि 14वें थी और अम्बू स्वामीनाथन ये जो कि 15वें महिला थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 33 का इसमें राइट आंसर होगा तृतीय वाचन ये प्रारंभ हुआ था 14 नवंबर 1949 को। 14 नवंबर 1949 को ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान पर तृतीय बार यानी तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप को पेश कर इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर है संविधान पर विदेशी प्रभाव। नेक्स्ट चैप्टर है संविधान पर विदेशी प्रभाव। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3 है संविधान पर विदेशी प्रभाव। संविधान पर विदेशी प्रभाव ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं संविधान पर विदेशी प्रभाव से क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था? ये किसने कहा था? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। संविधान सभा के बहस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा आयरलैंड। आप देख सकते हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर उसके बाद आता है, आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारत का संविधान विश्व में सबसे विस्तृत संविधान है। विभिन्न स्रोतों से लिए गए संविधान है भारतीय संविधान। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रिटिश संविधान से देखते हैं। तो ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है, इकहरी नागरिकता और विधि का शासन, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता ली गई है, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति, ये जो कि कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। फिर उसके बाद आता है फ्रांस से क्या लिया गया है? तो गणतंत्रात्मक ढांचा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली, ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, समवर्ती सूची लिया गया है, वाणिज्य समागम संयुक्त बैठक, ये कहाँ से?
ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर उसके बाद आता है कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां सबल केंद्रीय प्रणाली, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर जर्मनी का वाइमर संविधान, ये जो कि आपातकाल में राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां, ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। फिर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की पद्धति ली गई है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। और पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से मौलिक कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्य लिया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। इसमें मौलिक अधिकार जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया है, ये भी सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, ये ऑस्ट्रेलिया दिया गया है जो कि ये क्या है, गलत है। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ये भी इसमें क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर का सी वाला यही इसमें क्या है, सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिया गया है, तो ये मौलिक अधिकार ये यूएसए से लिया गया है, यूएसए। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा यूएसए, अमेरिका से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो कौन सा शब्द है जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। तो संघीय का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि इसमें संप्रभुता है, पंथनिरपेक्ष है और लोकतंत्रात्मक है, ये तीनों शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। संघीय व्यवस्था इसमें नहीं किया गया उल्लेख। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्र, गणराज्य का उल्लेख किया गया है, जबकि संघीय शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कराने के लिए इसमें समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। तो समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची विधि का शासन ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, विधि का शासन। तो तीसरा सही है। नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का इसमें चौथा सही है, बी का तीसरा है, सी का दूसरा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। तो ये कहाँ से किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किया गया है समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, आने की संभावना ही ज्यादा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित में से उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ये किस देश से प्रभावित हुए थे, ये हुए थे आयरिश गणतंत्र यानी कि आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा आयरिश गणतंत्र या आयरलैंड के संविधान से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को देखते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए अमेरिका में दोनों में है, भारत और अमेरिका दोनों में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों देशों में है। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत न्यायालयों को शक्ति है कि वह विधानमंडल के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सके और यदि ये कानून अथवा देश संविधान के विरुद्ध हो तो उनको असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकते हैं। भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 13, 32, 226 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है, ये रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा रूस।
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान में सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरणा ग्रहण करके स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक नया भाग 4 क जोड़ा गया था। इसमें मात्र एक अनुच्छेद अनुच्छेद 51 क में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। 11वां मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत के संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण किया गया है। तो ये कहाँ से ग्रहण किया गया है? ये सोवियत संघ के संविधान से, विघटित सोवियत संघ के संविधान से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश से कानून के समक्ष समानता किस संविधान से उद्गृहित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर होगा ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा ब्रिटेन के संविधान से। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश से कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से उद्गृहित है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कानून का समान संरक्षण शब्दावली अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 13 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है विधि के समक्ष समानता ये इंग्लैंड से है। विधि के समान संरक्षण ये संयुक्त राज्य अमेरिका से है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से है? जापान से है। और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का इसमें दूसरा सही है, बी का पहला है, सी का तीसरा और डी का चौथा इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान में विश्व के संविधानों से प्रेरणा ली है। विधि के समक्ष समानता ये ग्रेट ब्रिटेन से, विधि के समान संरक्षण अमेरिका के, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए राज्य द्वारा अनुदान ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग में इसमें रूप में संबंध नहीं है? तो कौन सा इसमें सही नहीं है? कौन सा युग में? क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें दिया गया है कनाडा के संविधान से यूनियन शब्द लिया गया जो कि सही है। अमेरिकी संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, ये भी सही है। ब्रिटिश संविधान से संसदीय व्यवस्था ली गई है, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, ये जो कि क्या है? गलत है। तो संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें सही सुमेलित नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है, ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलियाई संविधान में, जो कि गलत है। कनाडाई संविधान में सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये भी सही है। अमेरिका संविधान में ये जो कि गलत है। तो इसमें दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। दूसरा तीसरा इसमें क्या है? सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत में संघ राज्य संबंध कनाडा के संविधान एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 के नियमों से साम्य रखते हैं। भारतीय संघवाद कनाडा के देश की पद्धति से प्रभावित हुआ है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर है प्रस्तावना। चैप्टर नंबर 4 है कि संविधान की प्रस्तावना, उद्देश्य, विषय वस्तु एवं महत्व। आइए देखते हैं इससे क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन वर्णित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा आर्थिक स्वतंत्रता।
इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, जबकि 5 प्रकार की स्वतंत्रताएँ का उल्लेख किया गया है। जैसे इसमें कौन-कौन सी 5 प्रकार की स्वतंत्रता है? तो विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है एवं उपासना की स्वतंत्रता है। और 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। इसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय तथा 2 प्रकार की समानता दी गई है, जैसे प्रतिष्ठा और अवसर का उल्लेख मिलता है इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन-सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का इसमें राइट आंसर होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो इसमें 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया है? क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें राइट आंसर होगा बेरूबारी केस। बेरूबारी केस ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा बेरूबारी केस में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बेरूबारी केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया है, इसीलिए यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। किंतु केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा माना है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ये किसमें कहा गया था? ये बेरूबारी बेरूबारी में कहा गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा बेरूबारी केस में कहा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें राइट आंसर होगा यह लागू नहीं किया जा सकता है। यह लागू नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि वह लागू नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूबारीवाद 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, परंतु केशवानंद भारतीयवाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना था। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तावना या उसके किसी भाग को विधिक रूप से न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि कथन ए और कारण आर को आपको पढ़ करके इसमें बताना है कौन सा इसमें सही है। तो कथन में कहा जा रहा है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा और लंबा हो गया है, जो कि सही है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, ये भी सही है। दोनों इसमें सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। दोनों इसमें सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? तो संघात्मक का उल्लेख नहीं है, जबकि समाजवादी, प्रभुत्व, संपन्न प्रभुत्व और गणतंत्र का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109 है कि किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे? तो ये कब जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 1976 में। 1976 में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा 1976 में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है, तो ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि ये 2 शब्द
धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। ये कौन सा संविधान संशोधन था? क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें राइट आंसर होगा बेलसावा संविधान संशोधन है। बेलसावा संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि 26 नवंबर 19 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द शामिल नहीं थे। तो कौन से शब्द इसमें शामिल नहीं थे? तो इसमें समाजवादी शब्द शामिल नहीं था, अखंडता शामिल नहीं था और पंथ निरपेक्ष ये शब्द इसमें शामिल नहीं थे, जबकि गणराज्य इसमें शामिल था। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसमें शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ये तीनों संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के संविधान में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कहा जा रहा है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो संपूर्ण शक्ति का मूलभूत स्रोत जनता होता है, जो कि ये क्या है? सही है। भारतीय संघ राज्यों की कृति है, ये क्या है? गलत है। लोग संविधान के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का उपभोग कर सकते हैं, ये भी इसमें सही है। संविधान सब लोगों को प्रतिष्ठित अवसर की समता के लिए आश्वस्त करता है, ये भी इसमें सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, जबकि इसमें दूसरा वाला क्या है? गलत है। तो पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन नंबर इसके डी वाले में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द का उल्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत की संपूर्ण शक्ति जनता स्रोत जनता में है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संघ राज्यों की कृति नहीं बल्कि राज्य संघ कृति है। भारतीय संविधान किसी समझौते का परिणाम नहीं है, इसीलिए भारतीय संघ के संदर्भ में कहा जाता है कि यह विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। फिर उसके बाद आता है कि प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द का स्पष्ट उल्लेख है, साथ ही सभी भारतीयों को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता की बात का उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व की उस क्रम में उल्लेख किया गया है? ये कितने प्रकार के हैं? ये है 3 प्रकार के न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है, 1 प्रकार की भ्रातृत्व है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि न्याय 3 प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की, और भ्रातृत्व 1 प्रकार का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था किया गया है? तो इसमें 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। तो अभिव्यक्त करता है, तो ये सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय को, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 का इसमें राइट आंसर होगा धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा धार्मिक न्याय। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का इसमें राइट आंसर होगा सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, सही है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है। अवसर की समानता, ये भी सही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी सही है। इसमें चारों ऑप्शन क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। सभी ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का इसमें राइट आंसर होगा पूजा की समानता। पूजा की समानता, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ये वादा नहीं करती है भारतीय संविधान। फिर उसके बाद आता है
क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता का प्रावधान है। तो समानता का प्रावधान क्या है? तो इसमें प्रतिष्ठा का है और अवसर का। प्रतिष्ठा और अवसर का है, वेतन का इसमें नहीं है। तो दूसरा और तीसरा वाला सही है। दूसरा तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। दूसरा तीसरा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है? तो कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है? इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 का इसमें राइट आंसर होगा योजनाबद्ध विकास। योजनाबद्ध विकास ये जो कि इसका भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। संविधान की प्रस्तावना में योजनाबद्ध विकास की बात नहीं की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, जो कि सही है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, ये गलत है। तो इसमें केवल पहला वाला क्या है? सही है। केवल इसमें पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, केवल पहला वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संप्रभु शब्द का आशय यह है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक अथवा बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। यद्यपि 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना। राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वैच्छिक है, बाध्यकारी नहीं है। ये राष्ट्रमंडल की जो सदस्यता लिया है भारत ने, वह स्वैच्छिक है। वह कभी भी छोड़ भी सकता है, ये बाध्यकारी नहीं है। संविधान से अलग यह घोषणा की किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में 56 देश शामिल हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कितने देश इसमें शामिल हैं? तो 56 देश इसमें शामिल है राष्ट्रमंडल में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा इसमें सही है? क्वेश्चन नंबर 24 का इसमें राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। ये क्या है? सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, ये भी सही है। राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा क्या है? सही है। पहला दूसरा तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा तीसरा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान के निर्माण का असर है। उद्देश्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। उद्देशिका का आरंभ हम भारत के लोगों से होता है, जिससे यह सूचित होता है कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। हम भारत के लोग से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है और भारतीय जनता अपनी प्रभुत्व इच्छा को इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है। भारत में संसदीय प्रजातंत्र यानी कि संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका प्रधान या राज्य का प्रधान नाम मात्र का प्रमुख होता है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा वह चुना जाता है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री समेत मंत्रिमंडल में निहित होती है, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के रूप द्वारा चुना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? क्वेश्चन नंबर 25 का इसमें राइट आंसर होगा उद्देशिका में। उद्देशिका में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, उद्देशिका में। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? यह है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, संविधान की प्रस्तावना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? क्वेश्चन नंबर 27 की इसमें राइट आंसर होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा।
फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के पूर्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द का उल्लेख किया गया है, जो कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति को दर्शाता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह कौन सा है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे पहले इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर उसके बाद समाजवादी, फिर उसके बाद पंथ निरपेक्ष, फिर उसके बाद लोकतंत्रात्मक, फिर उसके बाद गणराज्य आता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य शब्दावली का प्रयोग किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 का इसमें राइट आंसर होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? ये किस भाग में किया गया है? ये प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में, प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? क्वेश्चन नंबर 31 का इसमें राइट आंसर होगा बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने इन रिबेरुबारी यूनियन 1960 वाद में मत व्यक्त किया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में भी उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय में तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? क्वेश्चन नंबर 32 का इसमें राइट आंसर होगा ये केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका का विचार ये कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना का स्रोत अमेरिकी संविधान है। प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान के परिचायक अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें से संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ एएन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचायक पत्र कहा है। ऑस्ट्रेलिया से उद्देशिका की परिभाषा को लिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा कौन सा भाग कहा जाता है? ये कहा जाता है उद्देशिका को, उद्देशिका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, उद्देशिका को कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्री कहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बताना है कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 35 में तो इसमें दिया गया है पहला कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, जो कि सही है। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य है, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। इसमें चारों ऑप्शन क्या है? सही है, चारों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि क्योंकि भारत में
जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सरकार का गठन करती है। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि प्रभु संप्रभुता संपन्न राज्य होने के साथ-साथ भारत की सामाजिक व्यवस्था लोकतांत्रिक ढंग से चलती है, क्योंकि नागरिकों के विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना के साथ अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं। उद्देश्य और नीति निषेध तत्वों से स्पष्ट होता है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? क्वेश्चन नंबर 36 का इसमें राइट आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। संविधान की प्रस्तावना भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? क्वेश्चन नंबर 37 के इसमें राइट आंसर होगा कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान एक प्रमुख विशेषता भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अभिप्राय यह नहीं है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल नहीं किया जाएगा, जिसका अर्थ सिर्फ यह होगा कि संसद को जनता पर किसी विशेष धर्म को थोपने की शक्ति नहीं होगी, अर्थात धर्म राज्य जो कि धर्म के प्रति तटस्थ का भाव रखेगी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कि निम्न में से किसे पंथ निरपेक्ष कहा जाता है? तो पंथ निरपेक्ष ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कि वह राज्य जिसका कोई धर्म न हो तथा जो धर्म के आधार पर भेदभाव न करता हो। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 39 के इसमें राइट आंसर होगा मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्ययनों में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में व्याख्या की गई है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदत्त करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख है, जबकि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता का वर्णन मूल अधिकारों में किया गया है। मूल कर्तव्यों के भाग में नागरिकों के लिए सार्वजनिक संपत्ति और राष्ट्र के प्रतीकों का सम्मान जैसी बातें राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने से संबंध है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो भारतीय संविधान का दर्शन इसमें से कौन सा नहीं है? तो साम्यवादी राज्य, ये जो कि भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट होती है, जबकि समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 41 किसमें राइट आंसर होगा? केशवानंद भारतीयवाद में 1973 में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रस्तुत करता है। इन प्रावधानों को संविधान संशोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है। भारत में संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारतीयवाद 1973 द्वारा स्पष्ट किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है? क्वेश्चन नंबर 42 के इसमें राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 43 के इसमें राइट आंसर होगा बजट का उल्लेख नहीं किया गया है। बजट का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान में बजट शब्द
कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। यह फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट से बना है, जिसका अर्थ होता है कि चमड़े का थैला। इसी में वित्तीय वर्ष के आय एवं व्यय से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण बजट को कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर है संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न विभाग। ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है। तो चैप्टर नंबर 5 है को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।